नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड में। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपकी जो सीटेट दिसंबर 2023 की क्लासेस चलती हैं उसमें आज हम एक मॉक टेस्ट को लगाएंगे। और मॉक टेस्ट कैसा होगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा जो इस साल 20 अगस्त को पेपर हुआ था। 20 अगस्त 2023 को जो पेपर हुआ था उसी पेपर को हम सॉल्व करेंगे और उसके हिंदी के सेट को हम सॉल्व करेंगे। जो हिंदी के 30 क्वेश्चन आए थे, क्योंकि आपका बहुत मैसेज आता है कि हमारे जो लैंग्वेज है लैंग्वेज ही गलत हो जाते हैं। और ध्यान रखिएगा, अगर किसी बच्चे का लैंग्वेज में कम नंबर आ रहा है तो वो पास होने में उसको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि लैंग्वेज जो होता है उसमें 60 में से आपको 50 लाना ही चाहिए। अगर आपका 60 में से 50 नहीं आ रहा है तो समझिए आपको दिक्कत है, क्योंकि बहुत आसान होता है। लेकिन आप लोग कह रहे थे कि पेपर लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा टफ आता है, तो चलिए आज हम आपको विश्लेषण के साथ बताऊंगा कि क्यों टफ है, कैसे टफ है और टफ है कि नहीं। इसमें क्या होता है कि क्वेश्चंस की लैंग्वेज जो भाषा है वह थोड़ा सा घुमाई जाती है और क्वेश्चन की लेंथ बढ़ाई जाती है। क्वेश्चन में पूछा वही जाता है। चलिए फिर आज देखेंगे हम कि हिंदी का पेपर 20 अगस्त को कैसे आया था, और इससे टफ पेपर कभी भी नहीं आ सकता। ध्यान रखिएगा, इससे टफ पेपर तो नहीं आ सकता है। चलिए फिर सेशन को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि आप लोग सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाइए। बेल आइकन को दबाइए क्योंकि तभी आप लोगों का नोटिफिकेशन आपके पास हमारी वीडियो की पहुंचेगी। नहीं तो सिर्फ सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन की नोटिफिकेशन की वीडियो नहीं जाएगी। चलिए फिर देखते हैं इसमें पहला प्रश्न क्या है। इसमें 91 से 120 तक है। तो 91वां प्रश्न है कि उस युक्ति का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए उदाहरण से मेल खाता है। तो बताना है हमें कि कौन सी युक्ति है जो उदाहरण से मेल खाती है। इसमें कह रहा है कि मैं भाषा पर ध्यान केंद्रित रखती हूँ। मैं भाषा पर ध्यान केंद्रित रखती हूँ और मैं इस बात का पूरा ध्यान रखती हूँ कि यह सही हो। तो इसमें क्या कह रहा है, कोई बच्ची है वह भाषा पर ध्यान केंद्रित रखती है और स्वयं ही इस बात की ओर ध्यान देती है कि उसकी जो भाषा यूज हो रहा है, उसकी जो भाषा का प्रयोग हो रहा है उसमें कोई गलती ना हो, ठीक हो। तो इसमें ट्रांस लैंग्वेजिंग हो रही है। ट्रांस लैंग्वेजिंग तो नहीं हो रही। मतलब ट्रांस लैंग्वेजिंग क्या होता है कि एक भाषा से दूसरे भाषा का प्रयोग, ये भी नहीं हो रहा है। याद करना नहीं हो रहा है। दोहराना हो रहा है, नहीं दोहराना नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है कि वह खुद अपने ऊपर ध्यान रख रही है ना कि मेरी भाषा गलत ना हो, तो वह स्व निरीक्षण कर रही है ना, वह सेल्फ असेसमेंट कर रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 92 है कि कक्षा 2 के विद्यार्थी एक कविता गा रहे हैं। यह मेरी नाक है, यह मेरे कान है। यह कविता गाते समय वे शरीर के जिस अंग का नाम लेते हैं उस अंग को स्पर्श भी करते हैं। अध्यापिका किस विधि का प्रयोग कर उन्हें सिखा रही है? तो इसमें क्या होता है, इसका आंसर अगर मैं बता दूं तो इसका आंसर हो जाएगा समग्र भौतिक प्रतिक्रिया। और इसमें क्या होता है कि इसमें जो चीज़ें सिखाई जाती हैं उसमें शारीरिक गति का भी यूज किया जाता है। ध्यान रखिएगा, प्रश्न इसमें अगर पूछा जाएगा समग्र भौतिक प्रतिक्रिया होती क्या है, तो इसमें हम जो भी चीज़ें सिखाते हैं उसमें शारीरिक गति का भी प्रयोग कर रहे हैं। तो इसमें शारीरिक गति का प्रयोग हो रहा है ना। कविता गाते समय अगर कान शब्द आ रहा है तो अपने कान को छू रहा है, नाक शब्द आ रहा है तो नाक को छू रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा? समग्र भौतिक प्रतिक्रिया आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। इसको इंग्लिश में टोटल फिजिकल रिस्पांस कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? टोटल फिजिकल रिस्पांस, या फिर TPR भी कहते हैं। इसको TPR भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। प्रश्न 93 है कि विद्यार्थी पिछले इकाई से शब्द लेकर प्रश्नों के उत्तर समूह में देने का काम कर रहा है। तो विद्यार्थी है पिछली इकाई से उस प्रश्न ले रहा है और उसके उत्तर समूह में देने का प्रयास कर रहा है। वे अपने सवालों को दूसरे समूह के साथ अदला बदली करते हैं। वे जो उसका सवाल है वह अगले समूह को देते हैं और अगले समूह का सवाल खुद ले लेते हैं और सवालों के उत्तर देने की कोशिश करते हैं। मतलब हर बच्चे अपनी तरफ से एक विषय के कुछ क्वेश्चन बनाते हैं और क्वेश्चन हर समूह में अदला बदली हो रही है, जिससे तैयारी देखी जा रही है ठीक ढंग से हो रही है कि नहीं। यह किसका उदाहरण है? यह बताइए किसका उदाहरण है? सहपाठी आकलन का हो सकता है। स्व आकलन तो नहीं है ये। स्व आकलन खुद असेसमेंट थोड़ी ना हो रहा है। नहीं, फीडबैक नहीं मिल रहा। फीडबैक इसमें मिल रहा है कि आप गलत बता रहे हैं। ऐसा किसी एग्जाम्पल में है कि आपने आंसर गलत बताया? नहीं, फीडबैक नहीं है। पठन आकलन हो रहा है? नहीं, आकलन भी नहीं हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि सहपाठी आकलन हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है? इसमें सहपाठी आकलन हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 94 है कि मुझे यह काम बहुत ही पसंद है। जब अध्यापिका मुझे एक कार्ड देती है जिस पर कोई शब्द या वाक्य लिखा होता है, मैं उससे संबंधित अभिनय करती हूँ और समूची कक्षा उस शब्द वाक्य के बारे में अनुमान लगाती है। शिक्षार्थी की प्राथमिकताओं के साथ शिक्षार्थी की टिप्पणी की पहचान कीजिए। तो इसमें शिक्षार्थी कहना क्या चाह रही है इस बात को पूछा जा रहा है। ऑप्शन 1 है कि जब मैं गतिबोधक तरीके से संलग्न रहती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद होती है।
दूसरा ऑप्शन है कि जब मैं देखती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद होती है, जब मैं सुनती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद होती है, या जब मैं कार्ड से वाक्य को याद करती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरीके से याद होती है। तो बताइए इसमें क्या क्या आ रही है। इसमें बच्ची क्या कह रही है, जब एक अध्यापिका कार्ड देती है जिस पर कोई शब्द लिखा रहता है और मैं उससे संबंधित अभिनय करती हूँ, तो इसमें क्या हो रहा है कि गतिबोधक तरीके से वह संलग्न है, शारीरिक गति उसमें हो रहा है। तो क्या है कि जब मैं गतिबोधक तरीके से संलग्न रहती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद होती है। शिक्षार्थी की प्राथमिकता ये है, ध्यान रखिएगा, शिक्षार्थी की प्राथमिकता क्या है, ये है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न 95 क्या कहता है, असर्शन और रीजन का है। देखते हैं अभिकथन क्या कह रहा है। विद्यालय में प्रवेश करने वाले सभी बच्चे अपनी आयु के अनुसार भाषा के सक्षम प्रयोगकर्ता होते हैं। इसमें अभिकथन है कि विद्यालय में प्रवेश करने वाले सभी बच्चे अपनी आयु अनुसार भाषा के सक्षम प्रयोगकर्ता होते हैं। बिल्कुल बात सही है, ये बात सही है ना। जब विद्यालय में प्रवेश करता है कोई बच्चा तो भाषा का कुछ ना कुछ अपने हिसाब से प्रयोग करना सीखे ही होता है। तर्क है कि भाषिक और सांस्कृतिक विविधता के कारण वे अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। बताइए अगर भाषिक और सांस्कृतिक विविधता है तो वो योग्यता का प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे, ये बात गलत हो जाएगी, ये बात गलत है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए सही है परंतु आर गलत है। तो प्रश्न 95 में ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ए सही है और आर गलत है। प्रश्न 96 देखते हैं। प्रश्न 96 क्या कह रहा है कि कक्षा 5 का मंजीत अपने अध्यापक से अलग शैली में बात करता है। कक्षा 5 का मंजीत है, अपने अध्यापक से अलग शैली में बात करता है, अपने मित्रों से कुछ अलग तरह से बात करता है और एक 2 वर्षीय बच्चे से कुछ अलग तरह से बात करता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि मंजीत जानता है कि सामाजिक स्थितियों में भाषा का प्रयोग किस तरह करना है। भाषा का इस गुण का किस रूप में जाना जाता है। बताइए वाकगत मतलब क्या होता है, जो बोलने में दक्ष होता है। तो इसमें बोलने की दक्षता की बात नहीं हो रही, प्रकृतिवादी भी नहीं है, अर्थगत भी नहीं है। इसमें क्या हो रहा है कि सिचुएशन के हिसाब से जो बच्चा है, जो मंजीत है, वह सिचुएशन के अनुसार भाषा का प्रयोग कर रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, उपयोगितावादी हो जाएगा ना। जैसे जैसे उसकी उपयोगिता आ रही है उसी प्रकार भाषा का परिवर्तन कर रहा है। तो इसमें आंसर नंबर 4 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न 97 देखते हैं कि एक माँ ने इस बात की ओर ध्यान दिया कि उसकी बच्ची कभी कभी ऐसे शब्द बोल जाती है जो ना तो उसने कभी किसी वयस्क से सुने हैं, ना ही अपने भाई बहनों से सुने हैं, और इस बात को लेकर वह भ्रमित है क्योंकि उसका मानना है कि बच्चे अपने परिवार और आसपास के परिवेश में लोगों का अनुकरण करके ही भाषा सीखते हैं। उसका यह मत किसके प्रतिनिधित्व या फिर मेल खाता है, किससे प्रतिनिधित्व या प्रतिध्वनित करता है। तो इसमें किसके बारे में पूछा गया है कि माँ का जो ये सिद्धांत है, माँ का सिद्धांत क्या है इसमें, कि जो बच्चे भाषा सीखते हैं वो अपने परिवार या फिर आसपास के परिवेश से अनुकरण करके सीखते हैं। तो इनका क्या सिद्धांत ये बता रहा है, बहुभाषावाद का बता रहा है? नहीं, बहुभाषावाद में क्या होता है कि 2 से 3 भाषाएं सिखाई जाती हैं। प्राकृतिकवाद है, प्राकृतिकवाद की बताया जा रहा है? नहीं। व्यवहारवाद है कि रचनावाद है? बताइए व्यवहारवाद है कि रचनावाद? रचना तो नहीं, इनका मानना है कि बच्चे रचना करते ही नहीं है। इनका क्या मानना है कि माँ का क्या मानना है कि केवल अनुकरण करके सीखते हैं। मतलब अगर इसमें हो सकता है कि बच्चा रचना करके सीख रहा है, लेकिन इनका मानना क्या है कि वे केवल अपने परिवार और आसपास के परिवेश से अनुकरण करके सीखते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, व्यवहारवाद के बारे में ये बता रही है। तो अनुकरण करके सीखने में क्या हो जाएगा, व्यवहारवाद। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 98 अब देखते हैं। 98 है कि कौशलों के उस समूह को क्या कहेंगे जो बच्चे औपचारिक पठन निर्देश शुरू करने से पहले विकसित करते हैं। मतलब जो कक्षा शुरू होने वाली है, क्लास शुरू होने वाला है, उससे पहले जो क्या करते हैं बच्चे, निर्देश पा लेते हैं, जो बच्चे क्लास शुरू होने पहले ज्ञान अर्जित करते हैं, उसे इसमें पूछा जा रहा है कि क्या कहा जाता है, और वह बाद में अकादमिक कौशलों के लिए बुनियाद प्रदान करता है। तो इसमें यही पूछा जा रहा है कि क्लास शुरू होने से पहले जो कुछ एक बुनियाद बन जाता है, कुछ एक ज्ञान बेस बन जाता है, उसको क्या कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं जानते हैं? उसको क्या कहते हैं, इमरजेंट समाधान कहते हैं, इमरजेंट पाठचर्या कहते हैं, या फिर इमरजेंट गुणधर्म, ये सब नहीं कहते। उसे क्या कहते हैं, उद्गामी साक्षरता। उद्गामी साक्षरता क्या होता है कि जो शुरू में जो चीज़ें सीखी जाती हैं उसे उद्गामी साक्षरता कहते हैं। जो शुरू में जो एकदम शुरुआत में सीखी जाती हैं चीज़ें, उसे उद्गामी साक्षरता कहते हैं। तो इसमें यही बात है, मान लीजिए किसी टॉपिक को आपको पढ़ाना है, हिंदी में मान लीजिए संधि को पढ़ाना है, तो संधि से पहले बच्चे जो कुछ पढ़ते हैं, कुछ बेस अपना बना लेंगे, वही उद्गामी साक्षरता हो जाएगी ना संधि विषय के टॉपिक में, कि पहले से ही ज्ञान बना लिए हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं। प्रश्न 99 है कि एक दादी या फिर नानी अपने घर में छोटे बच्चे को पुस्तक से कहानियाँ पढ़ के सुनाना पसंद करती हैं। तो दादी है या फिर नानी कह लीजिए, पुस्तक से कहानियाँ पढ़कर सुनाना पसंद करती हैं।
इस तरह वह उन्हें पुस्तकें व नए विचारों से परिचित करवाती हैं। इस तरह वे पुस्तकों और नए विचारों को परिचित करवाती हैं। बच्चे भी इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से संलग्न रहते हैं और इस तकनीक को इन्होंने पूछा है कि क्या कहा जाता है। सस्वर पाठन। सस्वर पाठन क्या होता है? जैसे मान लीजिए आप पढ़े होंगे छोटी कक्षाओं में क्या होता है कि जो टेबल्स याद कराई जाती है 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो उसमें बच्चे भी बोलते हैं, तो ये है सस्वर पाठन। तो इसमें सस्वर पाठन तो हो नहीं रहा है। मॉडल पठन भी नहीं हो रहा है। साझा पठन क्या? इसमें बच्चे पढ़ रहे हैं, सक्रिय रूप से संलग्न है, उस क्रिया में संलग्न है, लेकिन ऐसा तो इसमें लिखा नहीं गया है कि बच्चे भी उसको सुन रहे हैं या फिर पढ़ रहे हैं। उसको सुन रहे हैं, पढ़ तो रहे नहीं हैं, तो साझा पठन इसमें नहीं हो रहा है। इसको क्या कहेंगे हम? इसको कहेंगे संभाषिक पठन हो रहा है। इसको हम क्या कहेंगे? इसको संभाषिक पठन कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 100 देखते हैं। 100 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? पठन सिखाने का वह उपागम जिसमें मूल तत्व जैसे वर्णों और स्वनिम से शुरू किया जाता है और जिसमें बच्चों को यह सिखाया जाता है कि समग्र रूप से पठन सीखने से पहले स्वनिम का शब्दों से मिलाया जाता है। इस उपागम को क्या कहेंगे? मतलब इसमें यह बताया जा रहा है कि पढ़ने से पहले बेस बनाया जाएगा, उसके बाद हम और ग्रोथ करेंगे। मतलब नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? संरचनावाद उपागम कहेंगे? नहीं। टॉप डाउन मतलब क्या होता है कि एकदम ऊपर से आना नीचे, मतलब विशिष्ट से सामान्य की ओर को जो हम कहेंगे उसे टॉप डाउन कहेंगे। तो टॉप डाउन तो इसमें हो नहीं रहा। इसमें क्या हो रहा है? बॉटम अप। बॉटम अप क्या होता है? बॉटम अप होता है कि एकदम शुरुआत से शुरू किया जाए, उसके बाद धीरे धीरे बेस को बढ़ाया जाए और धीरे धीरे क्लास का जो स्ट्रक्चर है उसका विकास किया जाए, मतलब ज्ञान को बढ़ाया जाए। तो इसमें क्या हो रहा है? बॉटम अप उपागम का यूज हो रहा है ना, क्योंकि पहले वर्णों और स्वनिम से शुरू किया जाता है। पठन सिखाने में पहले वर्ण और स्वनिम का शुरुआत की जा रही, मतलब एकदम नीचे से शुरू करके बाद में विकास किया जाएगा ज्ञान का। तो इसमें क्या है? बॉटम अप उपागम या फिर अधोमुखी उपागम। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 उत्तर हो जाएगा। प्रश्न इसमें 101 नंबर देखते हैं। अभिकथन और तर्क का है। अभिकथन है कि ध्वन्यात्मक वर्तनी के प्रयोग से सही वर्तनी लिखना सीखने की योग्यता मंद पड़ जाती है। बताइए सही कहा जा रहा है। इसमें क्या बताया जा रहा है? ध्वन्यात्मक वर्तनी क्या होती है? मान लीजिए आप किसी वर्तनी को सुन रहे हैं, उसके बाद उसको लिखने की कोशिश करेंगे। कोई वर्ड सुने, मान लीजिए लिखना वर्ड ही सुने, तो उसको बाद आप लिखने का प्रयास करेंगे कि लिखा कैसे जाता है, तो लिखना ऐसे करेंगे। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि सही वर्तनी लिखने की जो योग्यता है वह मंद पड़ जाती है। तो ये गलत बात है। इससे हम जब कोशिश करेंगे तो और अच्छे से सीख सकते हैं ना, तो ये फाल्स हो जाएगा, ये गलत है। तर्क क्या है? इसका तर्क है कि जब बच्चे पारंपरिक वर्तनी के स्थान पर अपनी आविष्कृत वर्तनी के उपयोग करते हैं, तब यह सही वर्तनी लिखने की उनकी योग्यता को मंद नहीं करती, बिल्कुल मंद नहीं करती है। वह आविष्कृत वर्तनी मतलब अपने हिसाब से वर्तनी को लिखने के प्रयास करेंगे, तो धीरे धीरे प्रयास करते हुए वह सीखेंगे कि इसको कैसे लिखना है। तो इसमें योग्यता की मंद नहीं हो जाएगी, योग्यता धीमे नहीं हो जाएगी। इसमें क्या है? ए गलत है और आर सही है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ए गलत है और आर सही है, क्योंकि ध्वन्यात्मक वर्तनी के प्रयोग से योग्यता जो है वह मंद नहीं पड़ती है, क्योंकि दोनों बात एक ही चीज़ें कही जा रही थी। आगे देखते हैं प्रश्न 102 क्या कहता है। प्रश्न 102 है कि नई भाषा सीखते समय बहुत से विद्यार्थी भाषा के अद्वितीय उच्चारण संबंधी नियमों के कारण भाषा बोलते समय प्रायः आत्मविश्वास की कमी का सामना करते हैं। मतलब अगर किसी कठिन शब्द को हमें बोलना है तो उसमें आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। तो हम इस समस्या को दूर कैसे करें? बताइए। जब उन्हें समस्या आए उनकी गलती में सुधार किया जाए, ऐसे कर सकते हैं, या फिर बच्चे कक्षा में सस्वर वाचन करें, ऐसे करके कक्षा में ऐसे खेलों जैसे गतिविधियों का प्रयोग किया जाए जिसमें मौखिक अंतःक्रियाएं अधिक हों। चौथा है काउंसलर के साथ विशेष वाक थेरेपी सत्र आयोजित किए जाए और ड्रिल के माध्यम से। ड्रिल तो निगेटिव पॉइंट हो जाएगा, ड्रिल हमें कभी नहीं करवाना है बच्चों का, ड्रिल निगेटिव वर्ड होता है। सस्वर वाचन भी क्या है, यहाँ उतना अच्छा नहीं है। और जब समस्या उनकी गलती सुधार करें, ऐसा है क्या अगर समस्या नहीं आएगी तो उनको बताना ही नहीं है कोई नई चीज़, ये भी गलत बात हो जाएगी। इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन क्या लग रहा है कि कक्षा में ऐसे खेल जैसी गतिविधियों का प्रयोग किया जाए जिसमें मौखिक अंतःक्रियाएं अधिक हो। मतलब मौखिक अंतःक्रियाएं जैसे कि क्या है, डिबेट आदि करवा दीजिए, किसी टॉपिक पर डिबेट करवा दीजिए, तो उसमें बातचीत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो इससे क्या होगा कि जो उच्चारण संबंधी जो आत्मविश्वास की कमी है उसको हम दूर कर सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 103 देखते हैं। 103 प्रश्न क्या कह रहा है कि कक्षा 3 की अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को नई शब्दावली से परिचित करवा रही है। तो 103 में क्या कह रहा है कि कक्षा 3 की अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को नई शब्दावली से परिचित करवा रही है। निम्नलिखित में से कौन सी नई शब्दावली सिखाने का प्रभावशाली तरीका है? बताइए कौन सा तरीका नई जो वोकैब सिखा रही है, नई शब्दावली सिखा रही है, उसमें सबसे उचित है। श्याम पढ़ शब्द को लिखे और बच्चे उसे याद करें, याद करना निगेटिव है।
शब्दों का विलोम शब्द बताए और बच्चों की भाषा में उन शब्दों का अर्थ बताए। बताइए, ये हो सकता है? हो सकता है। अध्यापिका बच्चों को शब्दों की ठोस परिभाषा बताना गलत है, हमें उसका प्रयोग बताना चाहिए। अध्यापिका स्थिति विशेष के अनुसार उस शब्द का अर्थ समझने की कोशिश करें। बिल्कुल, इसमें सबसे अच्छा पॉइंट क्या हो जाएगा कि अध्यापिका जो है वह स्थिति विशेष के अनुसार उस शब्द का अर्थ समझाने की कोशिश करें कि उस स्थिति में इस वर्ड का क्यों यूज हो रहा है। मतलब एक वर्ड का विभिन्न स्थिति में विभिन्न प्रकार से यूज हो सकता है, तो उसी में उसको बताना है कि इस स्थिति विशेष के अनुसार उस शब्द का अर्थ क्या है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 104 देखते हैं, भाषा सीखना किससे संबंधित है? बताइए, प्रश्न 104 है कि भाषा सीखना किससे संबंधित है? कौशल से, अर्जन से, प्रक्रिया से या उत्पाद से? बताइए, भाषा सीखना क्या है? कौशल ही तो है, तो इसमें क्या हो जाएगा? कौशल हो जाएंगे ना। भाषा सीखना एक कौशल है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 105 देखते हैं, इसमें पठन के तरीके का और पाठक को क्या करना चाहिए उसका मिलान करने को बताया गया है। पठन के तरीकों का और पाठक को क्या करना चाहिए। देखते हैं पठन के तरीके और पाठक को क्या करना चाहिए। अनुमान में क्या होगा कि लेखक कैसे लिखते हैं, इसके आधार पर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लेखक क्या महसूस करते हैं, या इसमें तो नहीं आ रहा है। निष्कर्ष निकालने में यह हो सकता है कि लेखक कैसे लिखते हैं, इसके आधार पर हम यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लेखक क्या महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल ये हो सकता है। सी है कि संदर्भ से जोड़कर अर्थ निकालना चाहिए। संदर्भ से जोड़कर अर्थ निकालना चाहिए, इसका मैच किससे होगा? अपरिचित शब्दों का समझने के लिए पाठ सामग्री के कुछ हिस्सों से मदद लेनी चाहिए। तो इसमें ये हो जाएगा। आप जो मिलान वाले प्रश्न है, आपको ये कठिन लग रहा होगा, बिल्कुल ये कठिन है, लेकिन इसमें 5 ऑप्शन दिए गए हैं, एक आप मिलान कर लीजिए, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। तो इसमें सी का क्या हो जाएगा? संदर्भ से जोड़कर अर्थ निकालने का मतलब क्या हो जाएगा कि जो अपरिचित शब्द है आप उसको समझने के लिए क्या कर सकते हैं। पाठ सामग्री में जो अन्य शब्द दिए गए हैं उसको समझ लेंगे तो ये शब्द क्या कह रहा है, पूरा संदर्भ से अर्थ कैसे निकाल लेंगे। संदर्भ से जोड़कर अर्थ निकाल लेंगे ना। मान लीजिए 2-3 वर्ड आपको नहीं आ रहे हैं, लेकिन अगर मान लीजिए बाकी के सारे उस पैराग्राफ के वर्ड आ रहे हैं तो आप संदर्भ से जोड़ के अर्थ निकाल लेंगे ना। तो इसमें सी का क्या हो जाएगा? सी का सेकंड हो जाएगा। चलिए देखते हैं सी का सेकंड किसमें है। तो सी का सेकंड इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 में ही तो है। सी का सेकंड ऑप्शन नंबर 2 में है। तो इस प्रकार मिलान करना कठिन है, मैं यह बात मान रहा हूँ, लेकिन आप केवल एक को चुनिए, अपने आप बाकी सब हो जाएगा ना। सी का सेकंड इसमें है। एक और दिक्कत यहाँ है कि ए में भी है। ए में अब इसमें आपको क्या चुनना है? ए में 5th होगा कि ये 4th होगा, क्योंकि सी का सेकंड दोनों में है, तो आपको चुनना है कि 5th होगा कि 4th होगा। तो देख लेते हैं, अनुमान लगाना 5th होगा कि 4th होगा। अनुमान लगाने में 4th कह रहा है कि पाठ वस्तु में भाषा का किस तरह से प्रयोग किया गया है, इस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। और 5th क्या कह रहा है कि पाठ सामग्री किस बारे में है यह जानने के लिए शीर्षक और चित्रों का प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल, अनुमान लगाने का मतलब क्या है? अनुमान लगाने का मतलब ये है कि इसमें अनुमान लगाने को हम यह कह सकते हैं ना कि चित्र और शीर्षकों के सहायता हम यह जान सकते हैं कि अनुमान लगा सकते हैं कि पाठ सामग्री किस बारे में है। तो ए का क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न 106 से 114। अब 15 क्वेश्चन पेडागॉजी के हो गए, ध्यान रखिएगा 15 क्वेश्चन पेडागॉजी के हो गए, और यह पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में सेम ही आता है। पेडागॉजी के जो प्रश्न है वह सेम ही आते हैं, ध्यान रखिएगा। पेडागॉजी के प्रश्न बाहर से नहीं बनते, सेम ही आते हैं, थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल बढ़ाई जाती है बस। अब गद्यांश को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है कि पहले आप क्वेश्चन पे जाइए, उसके बाद क्वेश्चन देखिए, उसके बाद आप ऑप्शन को ढूंढिए उस किससे पैराग्राफ से। क्वेश्चन क्या है? गद्यांश के अनुसार सबसे धन्यवाद कहने का कारण नहीं है। बताइए, सबसे धन्यवाद कहने का कारण नहीं है। 106 में चलिए देखते हैं कि सबसे धन्यवाद कहने का कारण इसमें से कौन सा नहीं है। तो इसमें है कि अपने स्वार्थ व संस्कृति के कारण सामान्य व्यवहार में हम कितनी ही बार सबसे धन्यवाद करते हैं। तो स्वार्थ आ गया, संस्कृति आ गया, तो स्वार्थ आ गया, संस्कृति आ गया। और आगे देखते हैं, 2 ऑप्शन तो आपको मिल गए, स्वार्थ के कारण आप करते हैं, संस्कृति के कारण करते हैं। आगे देखते हैं, हमें मानव जन्म देने वाले ईश्वर के लिए और जलवायु, भोजन, ऊर्जा जैसे बहुत सारे उपहार देने वाली प्रकृति के लिए भी क्यों नहीं करते हैं। हम ईश्वर से संवाद करें कि वह हमारे हृदय में पवित्रता, सद्गुणों के प्रकाश को आलोकित करे। दुखों के कारण तो हमारे विकार हैं, बुराइयां हैं। हर बुराई अज्ञान के अंधकार में फैलती है। तो इसमें साधारण शब्दों में अगर बताऊं तो इसमें पूछा गया है कि गद्यांश के अनुसार सबसे धन्यवाद कहने का कारण कौन सा नहीं है। तो स्वार्थ आपको मिल गया, संस्कृति आपको मिल गया, लेकिन इसमें एक ऑप्शन छुपा हुआ था, स्वभाव भी आपको मिला है। स्वभाव के कारण हम धन्यवाद करते हैं। तो इसमें क्या नहीं दिया गया है कि हम दया के कारण किसी को धन्यवाद नहीं करते, हम दया खाकर किसी को धन्यवाद नहीं करते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 107वां प्रश्न देखते हैं। हर बुराई अज्ञान के अंधकार में फैलती है, इससे तात्पर्य क्या है? बताइए, हर बुराई अज्ञान के अंधकार में फैलती है, इसका तात्पर्य क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है, अज्ञानी व्यक्ति बुराइयां फैलाता है, अंधेरा होते ही बुराइयां फैल जाती हैं,
अंधेरा सब बुराइयों की जड़ है या अज्ञानता के कारण बुराइयां फैलती हैं? बताइए इसमें क्या है कि हर बुराई अज्ञान के अंधकार में फैलती है, मतलब अज्ञान अगर आप होंगे तभी बुराई फैलती है, तो अज्ञानता के कारण ही बुराइयां फैलती हैं। तो 107 में ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आंसर। आगे है कि सुख दुख का कारण है। बताइए सुख दुख का कारण क्या है? प्रारब्ध है, भाग्य है, दुर्भाग्य है या कर्म है? अगर आप इसमें गद्यांश को देखिए तो इसमें लिखा गया है कि हमें समझना होगा, इसमें क्या लिखा गया है कि सुख दुख दोनों ही हमारे कर्मों का फल। देखिए यहाँ लिखा गया है ना, सुख दुख दोनों ही हमारे कर्मों का फल है। तो इसमें क्या हो जाएगा? सुख दुख का कारण क्या है? कर्म ही तो होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 109 देखते हैं। गद्यांश के अनुसार प्रायश्चित के साथ साथ मानव को क्या करना चाहिए? बताइए प्रायश्चित के साथ साथ मानव को क्या करना चाहिए? चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा गया था। प्रायश्चित के साथ क्या करना चाहिए? मानवीय पुरुषार्थ करते रहिए ना, पुरुषार्थ करने की बात कही गई है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा पुरुषार्थ करते रहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा कि नहीं? देखिए इस प्रकार गद्यांश को भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। पहले आप प्रश्न को पढ़िए, उसके बाद एक बार गद्यांश को पढ़िए, फिर प्रश्न को पढ़िए, आप सॉल्व कर लेंगे। प्रश्न 110 है कि मन की कोठरी को स्वच्छ रखें से तात्पर्य क्या है? बताइए मन की कोठरी को स्वच्छ रखने का क्या अर्थ है? मन सब विकारों का कारण है, मन को नियंत्रण में रखना चाहिए, मन से बुरे भावों का निष्कासन, मन के अनुसार कार्य करना। मतलब मन की कोठरी को स्वच्छ रखने का क्या मतलब है? ये तो कोई भी बता सकता है कि इसका अर्थ क्या हो जाएगा? मन से बुरे भावों का निष्कासन ना, इसका क्या अर्थ हो जाएगा? मन से बुरे भावों का निष्कासन। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 111 है कि जीवन का मुख्य लक्ष्य है। बताइए जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या है? ईश्वर के प्रति अनासक्ति, ईश्वर की भक्ति करना, ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना या ईर्ष्या से ऊपर उठना। बताइए इस जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या है? इस ऑप्शन के अनुसार कि हमें क्या करना है? इसमें आभार प्रकट करना चाहिए ना, ईश्वर के प्रति हर चीज़ के बारे में, दुखों के बारे में भी आभार प्रकट करना चाहिए। गद्यांश में यही बताया गया है जीवन का लक्ष्य। तो हमें गद्यांश के अनुसार ही उत्तर देना है, हमें आगे से अपने हिसाब से कुछ नहीं छोड़ना है। जो गद्यांश है उसी के अनुसार हमें उत्तर देना है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्वार्थ का विलोम क्या होगा? बताइए स्वार्थ का विलोम, इसमें तो सब कर लेंगे ना। स्वार्थ का विलोम क्या होता है? निस्वार्थ हो जाएगा। जो स्वार्थी होता है उसका विलोम क्या होता है? निस्वार्थी। तो स्वार्थ का विलोम क्या हो जाएगा? निस्वार्थ हो जाएगा। तो प्रश्न 112 में ऑप्शन नंबर 1 उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 113 है कि मानवीय शब्द से प्रत्यय कौन सा लगा है? मानवीय शब्द में प्रत्यय कौन सा लगा है? बताइए मानव प्लस ई लगा है ना, मानव प्लस ई लगा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? प्रश्न 113 में ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा ना, मानव प्लस ई लगा है, तभी तो आ प्लस ई मिला कर ई हो जाएगा, मानवीय हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 114 है कि कौन सा शब्द युग्म समूह से भिन्न है? बताइए कौन सा शब्द युग्म इसमें भिन्न है? सब शुद्ध का अशुद्ध शब्द विलोम लिखा गया है, सुख दुख विलोम शब्द लिखा गया है, ज्ञान अज्ञान विलोम शब्द लिखा गया है, अंधकार अंधेरा जो है ये पर्यायवाची शब्द है। तो भिन्न पूछा था तो भिन्न एक ही है, पर्यायवाची लिखा गया है, बाकी तीनों क्या है? विलोम शब्द हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो बताइए इसमें किस पॉइंट में आपको, यहाँ देख लीजिए, मान लीजिए आपका पेडागॉजी दिक्कत हो रही, तो 106 से 114 में आपने इतने क्वेश्चन लगाए, आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत हुई तो पैराग्राफ तो आप आसानी से हल कर सकते हैं। 15 नंबर में से आप कोशिश करिए कि 15 में से 15 ना मिल पाए तो 14 क्वेश्चन तो आप ज़रूर लगा पाइए। चलिए आगे देखते हैं। आगे दूसरा पैराग्राफ है, इसमें क्या है? इसमें काव्यांश है। चलिए इसको देखते हैं। पहले क्वेश्चन को हम एक बार पढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि कविता का मुख्य स्वर क्या है? कविता का मुख्य स्वर क्या है? चलिए देखते हैं। गौरव गाथा, युग निर्माण, स्त्री शक्ति या स्वतंत्रता। चलिए इसमें देखते हैं कविता क्या थी। कविता है आया समय उठो तुम नारी, युग निर्माण तुम्हें करना है, आज़ादी की खुदी नींव में तुम्हें प्रगति पत्थर भरना है, अपने को कमज़ोर न समझो, जननी हो संपूर्ण जगत की गौरव हो। तो इसमें कविता में का मुख्य स्वर क्या है? गौरव गाथा है, युग निर्माण है, स्त्री शक्ति है, स्वतंत्रता है। बताइए इसमें क्या है? स्त्री शक्ति के बारे में बताया जा रहा है ना, जननी हो संपूर्ण जगत की। यह क्या बताया रहा है? जननी मतलब क्या होता है? माँ होता है, माँ मतलब स्त्री। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे है कि कविता के अनुसार स्वतंत्रता प्राप्ति में स्त्री की भूमिका क्या है? बताइए कविता के अनुसार बताना है स्वतंत्रता प्राप्ति में स्त्री की भूमिका क्या है? औसत है, संज्ञान योग्य है, नगण्य है या फिर अप्रासंगिक है? बताइए इसमें क्या है? संज्ञान योग्य है ना, जानने योग्य है। स्वतंत्रता प्राप्ति में स्त्री की भूमिका जानने योग्य है, संज्ञान योग्य है। और तो सब निगेटिव हो जाएंगे। निगेटिव इसमें बताया जा रहा है, कोई निगेटिव नहीं बताया जा रहा है तो निगेटिव हो जाएगा। स्त्री के लिए किस विशेषण का प्रयोग इसमें नहीं किया गया है? तो स्त्री के लिए किस विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है? चलिए देखते हैं इसमें कौन सा विशेषण नहीं यूज हुआ है। तो इसमें आया समय उठो तुम नारी, युग निर्माण तुम्हें करना है, आज़ादी की खुदी नींव है, तुम्हें प्रगति पत्थर भरना है, अपने को कमज़ोर न समझो, जननी हो संपूर्ण जगत की। तो इसमें
कौन सा विशेषण नहीं है, सबला का यूज हो जाएगा, न्यू हो जाएगी, अबला का यूज इसमें कहीं नहीं होगा। ये निगेटिव वर्ड है और ये इसमें इस विशेषण का यूज नहीं हुआ है। इसमें स्त्री के पॉजिटिव वे में दिखाया गया है और अबला का यूज कहीं नहीं हुआ है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 118 देखते हैं। स्त्री की निर्माणकारी शक्ति का भाव कविता के किस पंक्ति में निहित है? बताइए, निर्माणकारी शक्ति का भाव किसमें निर्मित है? युग निर्माण तुम्हें करना है, आज़ादी की खुद ही नींव है, जननी हो संपूर्ण जगत की, कमज़ोर न समझो। बताइए किसमें है? निर्माणकारी मतलब जो निर्माण करने वाली शक्तियाँ होती हैं। तो युग निर्माण में निर्माणकारी शब्द आ रहा है ना। युग निर्माण करना मतलब क्या होता है? निर्माणकारी शक्ति, निर्माण करने की जो शक्ति होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही तो इसका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 119 अब देखते हैं। कविता के अनुसार स्त्री को गौरव गान करते रहना चाहिए, पत्थर भरने का कार्य ही करना चाहिए, स्वयं की शक्ति को पहचानना होगा, जननी के रूप में ही रहना होगा। तो बताइए कविता में स्त्री के बारे में क्या कहा जा रहा है? गौरवगान करते रहने की बात हो रही है? नहीं। पत्थर बनने का की हो रही है? बात नहीं। स्वयं की शक्ति को पहचानने की बात हो रही है ना। तो स्वयं की शक्ति को पहचानने की बात हो रही है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे है जननी हो संपूर्ण जगत की। बताइए प्रश्न 120 में क्या हो जाएगा? जननी हो संपूर्ण जगत की। तो इसमें क्या है? अनुप्रास अलंकार है। इसमें अनुप्रास अलंकार है। बताइए आपने कितने क्वेश्चन किए? इसमें 15 क्वेश्चन इसके थे टोटल। किसके? 15 क्वेश्चन किसके थे? 15 क्वेश्चन थे आपके पैसेज के, गद्यांश के। और आपने 15 क्वेश्चन में किस भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत हुई नहीं हुई? तो इसमें आपको पैसेज में हमेशा 14 क्वेश्चन कम से कम करने ही चाहिए। कम से कम मतलब 14 क्वेश्चन आपको करने ही चाहिए। और पेडागॉजी में आपको फिर पेडागॉजी में 1-2 प्रश्न मान लीजिए गलत हो गया, 5 क्वेश्चन गलत हो गया, तो 10 क्वेश्चन उसमें करना चाहिए। आपको लैंग्वेज में कितने नंबर लाना है? आपको लैंग्वेज में टारगेट बना लीजिए, आपको दोनों लैंग्वेज में मिला के 50 नंबर लाना चाहिए। दोनों लैंग्वेज मिला के 50 नंबर लाएंगे तब आप टॉपर्स की श्रेणी में आ जाएंगे। ध्यान रखिएगा, अपने आप आ जाएंगे। अगर आप दोनों लैंग्वेज मिला के 50 नंबर ला रहे हैं तो आप टॉपर्स की श्रेणी में आ जाएंगे। और अगर नहीं ला रहे हैं तब भी आप पास हो जाएंगे। अगर आपके लैंग्वेज अच्छे जा रहे हैं तब भी आप पास हो जाएंगे। लेकिन टॉपर्स की श्रेणी में आने के लिए आपको दोनों में 25-25 नंबर लाना होगा। दोनों में 25 लाइए, ध्यान रखिएगा। चलिए फिर इसी के साथ आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आपको यह सेशन पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह के अन्य सेशन भी देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही अगर आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। आपको सारी PDF वहीं मिलेंगी। चलिए फिर, धन्यवाद।